डीएलएड द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन। द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम विद्यालय के उद्देश्य के संबंध में चर्चा करेंगे। विभिन्न आयोगों, समितियों ने शिक्षा के उद्देश्य पर मनन किया। विद्यालय के उद्देश्य जो है उसके अंदर शिक्षा के उद्देश्यों पर मनन किया। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। माध्यमिक शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की क्या रूपरेखा हो सकती है NCERT 2005 के अंतर्गत, और विद्यालय के उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों में बात करें तो विद्यालय अनुभव को रोचक, प्रतिभाशाली एवं समृद्ध बनाने का भी कार्य करता है। तो साथियों, आज हम विद्यालय के उद्देश्य के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यालय के जो उद्देश्य, विद्यालय के उद्देश्यों के अंतर्गत आज हम विद्यालय के उद्देश्य, विद्यालय के विभिन्न आयोग, विभिन्न आयोगों, समितियों, ने शिक्षा के उद्देश्यों पर मनन किया। शिक्षा के उद्देश्यों पर मनन किया। शिक्षा के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, इस पर शिक्षा के उद्देश्य के उद्देश्यों पर क्या किया, मनन किया। सबसे पहले मैं बात करता हूँ माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में अकादमिक, इस पर किस पर बल दिया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अकादमिक तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया। उन्होंने किस पर बल दिया? अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विभिन्न आयोगों और समितियों के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1952-53 के अंतर्गत अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंतर्गत भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964-66
1964-66 में उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। शिक्षा को किससे जोड़ना? उत्पादकता से जोड़ने की वकालत की। परिणाम स्वरूप शिक्षा के अंदर कार्यानुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल। यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग ने किस पर बल दिया? कार्यानुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर कार्यानुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसके अंदर ही हम आगे देखते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपरांत क्रियात्मक कार्यक्रम जो भी होंगे, विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत क्रियात्मक कार्यक्रम में विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिले ताकि वह अपने उद्देश्य के अंतर्गत चल सके। इसके बाद हुआ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा NCERT 2009 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्य चयन की रूपरेखा तैयार की गई। विद्यालय शिक्षा के उद्देश्य का विश्लेषण, बालक के सर्वांगीण विकास पर बल। बालक के बालक के सर्वांगीण विकास पर क्या दिया गया? बल दिया गया। तो ये मैंने आपको बताया कि विद्यालय के उद्देश्य। तो विभिन्न आयोगों, समितियों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर मनन किया और फिर माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अंतर्गत अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। कौन सी शिक्षा पर? अकादमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। उसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने का प्रोसेस शुरू किया और कार्यानुभव और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 1986 के अंतर्गत विद्यालय को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि वह अपने उद्देश्यों के अंदर क्या हो सके? सफल हो सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्य चयन की रूपरेखा NCERT 2009 में विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों का विश्लेषण और बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया। अब अपन बात करते हैं विद्यालय के उद्देश्य। विद्यालय के उद्देश्य की बात करते हैं और पहले उद्देश्य की मैं आपसे करता अधिगम अनुभवों को
रोचक रोचक प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना। अधिगम अनुभवों को रोचक प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना, यह विद्यालय का पहले उद्देश्य के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। विद्यालय के इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी सफल हो सकते हैं वे छात्रों को समृद्ध, रोचक एवं प्रभावशाली अधिगम वातावरण प्रदान कर सके। विद्यालय को अपना पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी क्रियाएं एवं संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। अनुभव को रोचक एवं प्रभावशाली एवं समृद्ध बनाना विद्यालय का उद्देश्य। शिक्षक व विद्यालय उन अनुभवों का चुनाव कर सकते हैं और उनकी योजना बना सकते हैं जो बच्चों के लिए लाभप्रद हो। इसके अंदर शिक्षक जो होता है वह ऐसी योजना का निर्माण करें कि वह बच्चों के लिए लाभप्रद हो। पाठ्यचर्या का इस तरह संबंध हो कि बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो, बच्चे का विकास बहुत अच्छी तरह से मुहैया करवाए, बजाय इसके लिए वो पाठ्य पुस्तक के केंद्रित बन करके न रह जाए। अलग अलग प्रकार की चीज़ों का पाठ्य सहकर्मी क्रियाओं और संपूर्ण वातावरण को बदलना होगा। तो यहाँ पर अधिगम अनुभव को रोचक और प्रभावशाली रूप से किस तरह से बनाया जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो ये पहला उद्देश्य हुआ विद्यालय अधिगम अनुभव को रोचक एवं प्रभावशाली बनाना। इसके अंतर्गत हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो उद्देश्य है विद्यालय का, उसको मैं बात करूंगा व्यक्ति का समग्र विकास। व्यक्ति का समग्र विकास। महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यालयों का दायित्व क्या है। विद्यालय का महत्वपूर्ण दायित्व है कि ऐसे वातावरण का प्रदान करना, निर्माण करना जिससे छात्रों का चहुमुखी विकास हो। व्यक्ति के समग्र विकास के अंदर विद्यालय में वातावरण प्रदान करना जिसमें छात्रों का चहुमुखी विकास। गतिविधियों का आयोजन करना, विभिन्न प्रकार की व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्ति का समग्र विकास करना, इसके अंदर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करना। गतिविधियों का आयोजन करना, ठीक है। अगला है, इसके अंदर ही बात करें अपन समग्र विकास में बौद्धिक
मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास। ये विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, ये चहुमुखी विकास, व्यक्ति के समग्र विकास करना, व्यक्ति का समग्र विकास करना, ऐसा वातावरण निर्माण करना है जिससे बालक का बौद्धिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास हो। गतिविधियों का आयोजन है। आगे बढ़ते हैं हम और इसके अंदर बात करते हैं विद्यालय के तीसरे उद्देश्य की। तो व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता का विकास। व्यावसायिक कुशलता के अंदर क्या होगा? इसके अंदर कुल मिलाकर के यदि छात्र में उसके अंदर व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है तो सबसे पहले साधारण चातुर्य का जो विकास होगा वह विद्यालय से ही होगा। साधारण चातुर्य का विकास। इसके अंदर क्या होगा? ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, ईमानदारी, कर्मठता, परिश्रम, भाषा का ज्ञान और एक होता है गणित का ज्ञान। तो यहाँ पर यदि व्यावसायिक कुशलता का विकास करना है बालक के अंदर तो विद्यालय के अंदर सबसे पहले वह साधारण चातुर्य का विकास, ईमानदारी होनी चाहिए, कर्मठता, परिश्रमी, भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान होना चाहिए। तो वह बालक व्यावसायिक कुशलता को अर्जित कर सकता। इसके अंदर ही हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर बात करते हैं अपन। चौथा विद्यालय का उद्देश्य होता है प्रजातांत्रिक नागरिकता, प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना विकास। प्रजातांत्रिक भावना का विकास इसके अंदर होता है। और प्रजातांत्रिक भावना के विकास के अंदर मैं बात करूंगा। डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री ने बताया है कि प्रजातंत्र केवल एक शासन पद्धति है, शासन पद्धति ही नहीं है, वह एक जीवन पद्धति भी है। जीवन को किस तरह से जिया जा सकते हैं, जीवन में कैसे रह सकते हैं। यदि हम शासन पद्धति के रूप में उसे सफल बनाना चाहते हैं, शासन पद्धति के रूप में उसको सफल बनाना चाहते हैं तो पहले हमें जीवन पद्धति को सफल बनाना होगा। जीवन पद्धति को सफल बनाएंगे तो एक निकट अतीत में अपने देश में जो शासन की व्यवस्था है वह सामंती व्यवस्था थी। पूर्व के अंदर शासन की व्यवस्था क्या थी? एक सामंती व्यवस्था के अंदर थी। धनी, निर्धन, शिक्षित, अशिक्षित, शहरी, ग्रामीण, उच्च नीच आदि विभिन्न आयामों के अंदर
समाज बटा हुआ था, अलग अलग आयामों में समाज बटा हुआ था। ऐसी व्यवस्था प्रजातांत्रिक जीवन पद्धति और शासन पद्धति दोनों के लिए अभिशाप थी, क्योंकि यहाँ पर समाज विभिन्न वर्गों के अंदर बटा हुआ था, विभिन्न आयामों में बटा हुआ था, उच्च नीच थी, शहरी ग्रामीण थे, शिक्षित अशिक्षित था। तो ये क्या था? अभिशाप था। लेकिन विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए, विद्यालय के अंदर प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का विकास की बात करते हैं अपन, तो विद्यालय की शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो देश के लिए योग्य, सच्चे व ईमानदार नागरिक तैयार करें, योग्य, सच्चे और ईमानदार नागरिक तैयार करें। अंधविश्वासी और रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करें, और उन परंपराओं को त्याग करने का सामर्थ्य जो होता है, उसका जो विकास होता है, वह कहाँ से होता है? विद्यालय से होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है कि लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति के मनुष्य के रूप में सम्मान व योग्यता, आस्था पर आधारित होता है। सम्मान, योग्यता और आस्था पर आधारित होता है। उस शिक्षा का कोई लाभ नहीं है। शिक्षा की बात करें, हम सब ग्रहण करते हैं, जो अपने साथी नागरिकता के साथ में शालीनता, सामंजस्य व कार्य कुशलता के साथ जीने की शैली के लिए आवश्यक गुणों को पोषित नहीं करते। यदि आप में ईमानदारी नहीं है, आप में कर्मठता नहीं है, आप परिश्रमी नहीं है, आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, तो आप एक शालीनता नहीं है, सामंजस्य कार्य कुशलता के साथ में जीने के लिए आवश्यक है गुणों का पोषित न करती हो, ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना का जो विकास होता है, और प्रजातांत्रिक नागरिकता की भावना के अंतर्गत हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर रविंद्र अग्निहोत्री ने कहा, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा कि वो तभी सफल होते हैं, सच्चे व ईमानदार नागरिक तैयार करने का जो दायित्व होता है वो किसका होता है? विद्यालय का होता है। अगले बिंदु की ओर मैं आपको चर्चा ले जाता हूँ और चर्चा करता हूँ विद्यालय के उद्देश्य के अंतर्गत नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। तो वहाँ पर नेतृत्व का विकास किस तरह से किया जाए, नेतृत्व किस प्रकार से किया जाए, यह किसका दायित्व होता है? विद्यालय का दायित्व होता है। सामाजिक एवं राष्ट्रीयता शक्तिशाली संगठित राष्ट्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? वहाँ के नागरिकों में सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो सके, जीवन स्तर निरंतर ऊंचा होगा। यदि राष्ट्रीय, सामाजिक और राष्ट्रीयता की भावना विकसित होगी, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों की निष्ठा संपूर्ण राष्ट्र के प्रति होगी, विभिन्न वर्गों के लोगों के प्रति होगी, आपसी सद्भावना और सम्मान का भाव विकसित कर पाएंगे, आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास होगा, समुदाय की समझ विकसित होगी। तो साथियों, आज हमने विद्यालय के उद्देश्य कौन कौन से हैं उसके अंतर्गत चर्चा करी। विद्यालय के उद्देश्य जो महत्वपूर्ण थे, तो व्यक्ति के समग्र विकास, व्यावसायिक कुशलता का विकास, प्रजातांत्रिक नागरिकता का विकास, नेतृत्व का विकास, उसके बाद में सामाजिक राष्ट्रीयता का भावना का विकास करना, आध्यात्मिक नैतिक गुणों का विकास करना, समुदाय की समझ विकसित करना। तो आज मैंने आपको महत्वपूर्ण रूप से विद्यालय के उद्देश्य क्यों है, विद्यालय की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है, उसके नैतिक मूल्य क्या क्या हैं, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।